आप सभी अच्छे होंगे। एक कोटेशन से बात शुरू करते हैं कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासा के पास समंदर भी आएगा, यूं थक कर ना बैठ ये मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। इन्हीं भावनाओं के साथ आज हम बात करेंगे केंद्र सरकार के बारे में। इससे पहले हम बात कर चुके हैं संविधान के बेसिक इंट्रोडक्शन की बात कर चुके हैं, डेफिनेशन की बात कर चुके हैं, टाइप क्या है इसकी बात कर चुके हैं। इसके साथ में हम बात कर चुके हैं मूल अधिकार की बात कर चुके हैं। ठीक है, मूल अधिकार फंडामेंटल राइट कौन कौन से इसकी बात कर चुके हैं। डीपीएसपी की बात कर चुके हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की बात कर चुके हैं। उसके बाद में हमने बात की थी लास्ट वीडियो में, उसकी बात की थी मूल कर्तव्य की बात की थी, फंडामेंटल ड्यूटीज की बात कर चुके हैं। तो ये सारी बात कर चुके हैं। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, उसका नाम है केंद्र सरकार। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट। केंद्र सरकार क्या है, तो केंद्र सरकार की बात करेंगे। केंद्र सरकार के बाद में हम बात करेंगे राज्य सरकार क्या है, उसके बाद में हम बात करेंगे स्थानीय सरकार क्या है। इनकी बात तीन प्रकार का जो हमारे फॉर्मेट जो सरकार का प्रारूप है इसकी बात करेंगे। पंचायती राज शुरू में नहीं था, उसके बाद में ऐड किया गया, इसकी बात करेंगे। इसके साथ में राज्य सरकार के क्या कार्य है इसकी बात करेंगे हम केंद्र सरकार की बात करने के बाद में। तो केंद्र सरकार को तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं। ठीक है, तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं और इसमें एक चौथी पोस्ट भी इसकी बात करेंगे। तो पहले केंद्र सरकार की बात करें, सेंट्रल गवर्नमेंट बात करें, तो पहले होती है कार्यपालिका। कार्यपालिका को इंग्लिश में बोलते हैं एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका। ठीक है, दूसरी है व्यवस्थापिका, लेजिस्लेटिव, व्यवस्थापिका जिसका काम होता है, व्यवस्थापिका का काम होता है कानून का निर्माण करना, व्यवस्थापिका। और तीसरा फॉर्मेट होता है न्यायपालिका। न्यायपालिका संविधान की रक्षा करने का काम करती है। ठीक है, संविधान की का रक्षा करने का काम करती है। तो आपने सुना होगा एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी। ठीक है, और एक होता है नियंत्रक और महालेखा परिषद। यहां लिख दो, नियंत्रक व महालेखा परिषद, इसकी बात भी हम करेंगे। ठीक है, तो नियंत्रण और महालेखा परिषद, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका और कार्यपालिका, ये केंद्र सरकार के तीन पार्ट हैं और ये नियंत्रण रखता है, मतलब ये ध्यान रखता है। इसकी बात हम अलग से कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बिंदु है कार्यपालिका। तो कार्यपालिका की हम बात करेंगे। कार्यपालिका दो प्रकार की होती है। एक तो होती है नाम मात्र की कार्यपालिका, नाम मात्र की कार्यपालिका, नाम मात्र की कार्यपालिका होती है, और एक होती है वास्तविक कार्यपालिका। अब आप ये कहोगे कि सर ये नाम मात्र और वास्तविक कार्यपालिका क्या है, तो हम पहले बात करते हैं। नाम मात्र की कार्यपालिका में दो पोस्ट आती है। कौन सी पोस्ट? दो पोस्ट। कौन सी? एक तो राष्ट्रपति, राष्ट्रपति आता है, राष्ट्रपति पोस्ट आती है, और एक होती है उपराष्ट्रपति, इसको प्रेसिडेंट बोलते हैं और इसको बोलते हैं वाइस प्रेसिडेंट। एक होती है उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, दो पोस्ट आती है नाम मात्र की कार्यपालिका, मतलब ये की। और दूसरा क्या है? दूसरा वास्तविक कार्य, इसमें आते हैं प्रधानमंत्री, पीएम एंड मिनिस्टर काउंसिल। ठीक है, एमसी मिनिस्टर काउंसिल आती है, प्रधानमंत्री और उसका मंत्री परिषद। प्रधान और मंत्री परिषद जो काम करते हैं ना, उसमें सहमति किसी चाहिए नाम मात्र कार्यपालिका, राष्ट्रपति जी और सहमति, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की सहमति चाहिए उसको। ठीक है, तो नाम मात्र की और कार्यपालिका वास्तविक कार्यपालिका है। इसमें हम बात करेंगे संसद की व्यवस्था के बारे में, संसद की बात करेंगे। ठीक है, इसमें आ जाएगा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट उच्चतम न्यायालय, हाई कोर्ट उच्च न्यायालय, और इसको सेशन न्यायालय बोलते हैं, सेशन कोर्ट। ठीक है, तो ये प्रकार की हम बातें तीन प्रकार की बात करते हैं। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट, जिसको जिला न्यायालय बोलते हैं। और उसके बाद में हम बात करेंगे इसकी, उसके बाद में हम बात करेंगे न्यायालय, सॉरी ये जो मैंने बात बताई ना, इसमें ये न्यायपालिका की तीन प्रकार होती है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। और संसद की हम बात करें तो संसद की यहां बात कर सकते हैं लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट जिसको बोलते हैं। तो हमने बात की कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। ठीक है, और ये नियंत्रण और महालेखा परिषद, इसकी हम बात अलग से करेंगे। ठीक है, व्यवस्थापिका में क्या है? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति आएगा। और संसद में क्या है? देखो राष्ट्रपति यहाँ भी आ रहा है और यहाँ भी आ रहा है। संसद जो बनती है ना, संसद तीन पार्ट होते हैं संसद के, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। और संसद के सदन दो हैं, लोकसभा और राज्यसभा।
ठीक है। अब हम बात करते हैं इसकी न्यायपालिका में। न्यायपालिका में कौन से हैं? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ठीक है, इन तीनों की हम बात करेंगे। तो आज हम कौन सा टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं? आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा कार्यपालिका। तो केंद्र सरकार की बात की हमने, केंद्र सरकार के प्रारूपों की बात की, और केंद्र सरकार में हम जिस टॉपिक की बात करेंगे उसका नाम है एग्जीक्यूटिव, जिसको बोलते हैं कार्यपालिका। कार्यपालिका की बात करें तो देखो, कार्यपालिका का स्वरूप है ना, अनेक देशों में अलग अलग है। मतलब कि अमेरिका में कार्यपालिका का स्वरूप अलग है। अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन है, वहां राष्ट्रपति सर्वेसर्वा होता है। और यहाँ क्या है? यहाँ प्रधानमंत्री सर्वेसर्वा होता है। यहाँ क्या है? यहाँ हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री सिस्टम है। अब आप ये कहोगे कि पार्लियामेंट्री सिस्टम क्या है? तो पार्लियामेंट्री सिस्टम की हम बात करते हैं ना, तो पार्लियामेंट्री सिस्टम को हिंदी में कहते हैं संसदीय प्रणाली। संसदीय प्रणाली में प्रधानमंत्री सर्वेसर्वा होता है। प्रधानमंत्री क्या होता है? सर्वेसर्वा होता है संसदीय प्रणाली में। और जो अध्यक्षात्मक प्रणाली होती है, जिसको प्रेसिडेंशियल रूल कहते हैं, उसमें राष्ट्रपति सर्वेसर्वा होता है। ठीक है। और एक होती है अर्ध अध्यक्षात्मक प्रणाली, जैसे श्रीलंका में है। ठीक है, वहां जैसे श्रीलंका है, फ्रांस में, इनमें क्या है? अर्ध अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है। तो ये क्या होती है? ये होती है जिसमें राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की पावर सेम होती है। तो प्रेसिडेंशियल शासन में जैसे अमेरिका का एग्जांपल दिया, अमेरिका में सर्वेसर्वा कौन है? जैसे अमेरिका है, चाइना है, रसिया है, इनमें प्रेसिडेंशियल शासन है, राष्ट्रपति सर्वेसर्वा होगा। ठीक है। और जो संसदीय प्रणाली है, पार्लियामेंट्री सिस्टम है, इनमें प्रधानमंत्री सर्वेसर्वा होता है, संसदीय प्रणाली है। ठीक है। इस प्रकार से यहाँ नाम मात्र का है। हम बात कर रहे थे किसकी? कार्यपालिका की। तो आज हम बात करते हैं कार्यपालिका। कार्यपालिका मैंने कहा कि कार्यपालिका दो प्रकार की होती है। कार्यपालिका दो प्रकार की होती है, एक तो नाम मात्र की और एक वास्तविक। एक तो नाम मात्र की कार्यपालिका और एक वास्तविक कार्यपालिका। नाम मात्र की और वास्तविक एक्चुअल वास्तविक हो गया, और नाम मात्र में आएगी राष्ट्रपति आएगा, राष्ट्रपति पद आएगा। जैसा मैंने पहले आपको टेबल में बताया था, राष्ट्रपति, और इसमें आ जाएगा एक उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति। ओके। और उसके बाद वास्तविक में क्या आएगा? प्रधानमंत्री, मिनिस्टर ऑफ काउंसिल और पीएम। देखो, पीएम भी एक एमपी होता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता है। जो पीएम होता है ना, पर पीएम जितने भी एमपी होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, जिसको एमपी को बोलते हैं हिंदी में सांसद होते हैं ना, तो समकक्षों में प्रथम होता है। समकक्षों में प्रथम होता है कौन? पीएम होता है। ठीक है। तो ये इतनी बात समझ में आ गई। अब आज हम बात करेंगे इसकी नाम मात्र की जो कार्यपालिका है, इसमें हम बात करेंगे राष्ट्रपति की। प्रेसिडेंट की बात करेंगे। ये प्रेसिडेंट क्या है? प्रेसिडेंट की पावर कौन सी है? प्रेसिडेंट के क्या काम होते हैं? राष्ट्रपति का कितना इंपोर्टेंस है? हमारे संविधान में कितनी उसकी शक्तियां हैं? इसकी हम बात करेंगे। ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे पहले नाम मात्र कार्यपालिका और नाम मात्र कार्यपालिका में सबसे बड़ी पहली पोस्ट कौन सी है? सबसे पहली पोस्ट है राष्ट्रपति। ठीक है। अब ये अगर आपको बोर्ड पर साफ नहीं दिखाई दे रहा है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि भाई साफ नहीं दिखाई दे रहा है, तो हम और थोड़ा बड़ा लिखने का प्रयास करेंगे। तो हम बात करते हैं इसकी, हम बात करते हैं राष्ट्रपति की। ठीक है। राष्ट्रपति की कौन कौन सी पोस्ट है? तो राष्ट्रपति की जो पोस्ट है, ये हमने पहली बात सुनी, तो ये आप ये बात कर सकते हो कि जो राष्ट्रपति की पोस्ट है हमने कौन से देश से ली है। ऐसे कहते हैं ना आप, जैसे मैंने आपको स्रोत वाले वीडियो में बताया था कि हमारा संविधान ना ये उधार का थैला है। हम खूब सारे देशों से अन्य, जैसे मान लीजिए पार्लियामेंट्री सिस्टम हमने ब्रिटेन से ले लिया, राष्ट्रपति की पोस्ट हमने अमेरिका से ले ली, जो हमारे मूल अधिकार ले लिए हमने अमेरिका से। तो इस प्रकार से पूरा जो संविधान है ये उधार का थैला ऐसे कहते हैं, बट ऐसा नहीं है। हमने जितनी भी व्यवस्था ली है ना, ये हमारे अकॉर्डिंग ली है। ठीक है। इसकी बात करते हैं। तो राष्ट्रपति की पोस्ट है, राष्ट्रपति की जो पोस्ट है ये अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से प्रभावित है। ये हमारे संविधान में आर्टिकल 52 से लेकर 62 तक है। हमारे संविधान के कौन सा भाग? हमारे संविधान का भाग 5। ठीक है। हमारे संविधान का भाग 5, जिसमें राष्ट्रपति पोस्ट है आर्टिकल 52 से लेकर 62। ठीक है।
इस प्रकार की हमने बात की है। अब ये जो भाग 5 है इसमें क्या है, ये भाग 5 कौन कौन से आर्टिकल है, आर्टिकल 52 से लेकर 151 तक है। ठीक है, इसमें सबसे पहले बात की गई है राष्ट्रपति। ठीक है, अब हम बात करते हैं राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो पोस्ट है ये आर्टिकल 52 में है। आर्टिकल 52 क्या कहता है, राष्ट्रपति क्या है, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, राष्ट्रपति होगा। कौन सा आर्टिकल कहता है, ये आर्टिकल 52 कहता है। ठीक है, और ये कहता है हमारा आर्टिकल कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। उसके बाद में आर्टिकल जो 53 है, आर्टिकल जो 53 है ये कहता है कि कार्यकारी शक्ति है ना, कार्यपालिका की शक्ति, कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। कार्यपालिका की जो शक्ति है ये राष्ट्रपति में निहित होगी। ठीक है, कार्यपालिका की जो शक्ति है वो राष्ट्रपति में निहित होगी, और जो 52 कहता है भारत का एक राष्ट्रपति होगा। उसके बाद में हम बात करें तो ये राष्ट्रपति बनने की योग्यता क्या है, योग्यता की हम बात करें, जैसे मान लो कि आप वीडियो देख रहे हो और आप देखोगे यार हमें भी क्या बनना चाहिए, राष्ट्रपति बनना चाहिए। तो राष्ट्रपति बनने के लिए क्या योग्यता चाहिए, इसकी बात हम बात करें तो राष्ट्रपति बनने के लिए सबसे पहले तो आप भारत के नागरिक होने चाहिए, सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का नागरिक होना चाहिए राष्ट्रपति बनने के लिए। ठीक है, अगर अन्य देश का कोई नागरिक है वो भारत की मतलब है कि भारत का नागरिक है वही राष्ट्रपति बन सकता है, पहली बात। दूसरी बात आप ये कहोगे कि दूसरा व्यक्ति, दूसरे देश का व्यक्ति आए और यहाँ की नागरिकता ले ले और उसके बाद क्या वो राष्ट्रपति बन सकता है, तो वो राष्ट्रपति बन सकता है। ठीक है, कहीं भी किसी भी बुक में ये नहीं लिखा हुआ है कि मूल नागरिक नहीं है। जैसे अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ता है ना, अमेरिका के संविधान की बात करें तो अमेरिका के संविधान में वहां का राष्ट्रपति बनने के लिए जन्मजात नागरिक होना चाहिए। अमेरिका का क्या होना चाहिए, जन्मजात। ठीक है, जन्मजात मतलब कि वहां उसका जन्म हुआ, वो जन्मजात नागरिक होना चाहिए। कहां का, अमेरिका का। अमेरिका संविधान, अमेरिका की संविधान में लिखा हुआ है ये बात, लेकिन भारत की संविधान क्या कहता है, वो ये कहता है कि भारत का नागरिक होना चाहिए वो। ठीक है, भारत का नागरिक होना चाहिए, नागरिक, यहां तो समझा गई। उसके बाद में उसकी जो एज है, जो आयु है, एज है वो कितनी होनी चाहिए, एज होनी चाहिए उसकी 35। जैसे मान लो कि आपकी एज 20 वर्ष है और आप ये कहो कि मुझे तो राष्ट्रपति बनना है, तो आपको राष्ट्रपति नहीं बनाया जाएगा, आपकी एज क्या होनी चाहिए, 35 प्लस होनी चाहिए। इसके साथ में जो राष्ट्रपति है वो हमारी लोकसभा, लोकसभा है, लोकसभा का जो सदस्य है, लोकसभा का जो एमपी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उसके चुनने योग्य होना चाहिए। ऐसा तो होना चाहिए वो लोकसभा का एमपी बन सके, इतनी उसमें योग्यता होनी चाहिए। ठीक है, तो भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 एज होनी चाहिए, लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखना चाहिए। यहां तक समझ में आ गया। अब हम बात करें तो इसके साथ में क्या होना चाहिए, वो ऐसे कहते हैं कि पागल और दिवालिया नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसा लिखा हुआ नहीं है। ठीक है, तो ये इसकी योग्यता है। उसके बाद में हम बात करें, ये तो हो गई योग्यता, हमने पहले बात की आर्टिकल जो 52 है ये कहता है भारत का एक नागरिक होना चाहिए। उसके बाद में 53 ये कहता है कार्यपालिका की जो शक्ति है ये किसमें होगी, ये होगी राष्ट्रपति में निहित होगी। उसके बाद में ये कहता है कि बाद में मैं ये कह रहा हूं कि राष्ट्रपति बनने की जो योग्यता है वो हमारे आर्टिकल 58 में लिखी हुई है। ठीक है, इसके साथ में हम बात करें 58 के बाद में हम बात करें, अब उसके बाद में हम बात करें तो हमारे जो संविधान में नहीं, क्या हमारे संविधान में जो राष्ट्रपति की जो निर्वाचन प्रणाली है वो कैसी है। जो आर्टिकल हमारा 54 है, आर्टिकल 54 क्या कहता है कि भारत का क्या होना चाहिए, राष्ट्रपति होना चाहिए। तो आर्टिकल 54 क्या कहता है, 54 क्या कहता है, आर्टिकल 54 कहता है कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वो कैसे होगा, निर्वाचन की बात करता है आर्टिकल 54। तो हमारा जो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वो होता है एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा। किसके द्वारा, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा होता है। अब आप ये होगी कि सर ये क्या होती है, हमारे यहाँ दो प्रकार के इलेक्शन होते हैं। एक तो होते हैं फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम और एक होते हैं एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा राष्ट्रपति, हमारे देश के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और हमारी विधान परिषद के सदस्य, विधान परिषद के सदस्य और राज्यसभा के सदस्य, इनका क्या होगा, इनका जो चुनाव है ये एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा होगा। और दूसरी है फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट सिस्टम,
फर्स्ट पार्ट दी फोर्थ सिस्टम मतलब ये है कि सब जिसके फर्स्ट पार्ट दी फोर्थ सिस्टम इसके द्वारा होता है, जिसमें क्या है कि जिस व्यक्ति के सबसे ज्यादा वोट आएंगे ना वो ही इसमें विजेता होता है। तो दो प्रकार के होते हैं। तो पहले मैं हम राष्ट्रपति की बात करते हैं, हम इसकी बात कर लेते हैं। इसमें ये होता है एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा ये होता है कि जो भी राष्ट्रपति के चुनाव में खड़े होते हैं, जितने भी कैंडिडेट खड़े होते हैं, ठीक है, ये जो कैंडिडेट खड़े होते हैं ना, इनकी जो लिस्ट होती है, जैसे मान लो कि कोई एमएलए और एमपी, ये ऐसा ही मत पत्र आता है उसका, और जैसे मान लो कि 4 कैंडिडेट खड़े हुए हैं, तो आपको वहां कलम दी जाएगी, वो आपको ऐसे मान लो कि राष्ट्रपति का यहाँ नाम है, जैसे मान लो कि यहाँ रामनाथ कोविंद है, मीरा कुमार है, अशोक कुमार है, या कोई भी है, ठीक है, 4 मेंबर हो गए 1 2 3 के हिसाब से 1 2 3 और 4, ठीक है। अब जैसे मान लो कि आप एमएलए, इसमें जो राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेते हैं इसकी बात में हम करेंगे। जैसे हम पहले बात करें तो राष्ट्रपति की जो पद्धति है वो होती है एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। इसके साथ में क्या होता है कि जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति का जो पोस्ट है, इसमें कौन कौन इसके मान लो कि सामान्य व्यक्ति इसमें वोट में भाग नहीं ले सकता। इसमें कौन भाग ले सकते हैं? एक तो लोकसभा, राज्यसभा और सभी 28 राज्यों की विधानसभा, ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली, और विधानसभा के सदस्य, विधानसभा के एमएलए, ठीक है, और दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेते हैं। मतलब कि लोकसभा, राज्यसभा, सभी 28 स्टेट की विधानसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली और दिल्ली और पांडिचेरी के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। और अब जो 2023 में अगर राष्ट्रपति का, जैसे मान लो कि जुलाई 2022 में होने वाला है राष्ट्रपति का चुनाव, तो उसमें क्या होगा, हमारे जो जम्मू कश्मीर है वहां की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी इसमें भाग लेंगे। तो ये सदस्य भाग लेंगे और ये वोट कौन सी पद्धति के तहत करेंगे? एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के तहत। तो ये वरीयताकरण देंगे, भाई पहले 1 नंबर किसको दे रहे हैं, 3 नंबर किसको दे रहे हैं, 2 नंबर किसको दे रहे हैं, 4 नंबर किसको दे रहे हैं। मतलब ये है कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी प्रेफरेंस देगा, वरीयता देगा। प्रत्येक जो वोटर है, प्रत्येक जो एमएलए एमपी जो वोट करेंगे वो प्रेफरेंस के आधार पर वरीयता देंगे, और इसी को कहते हैं एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। इसके द्वारा हमारे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, विधानसभा और राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन होते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं किसकी? हमने बात की कब? एक तो हमने बात की आर्टिकल 52 की, जिसमें बात है राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 53 में हमने बात की राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्ति, कार्यकारी शक्ति जो राष्ट्रपति में निहित होती है। उसके बाद में हमने बात की योग्यता की, योग्यता कौन कौन सी होती है। उसके बाद में हमने बात की इसकी निर्वाचन कैसे होता है, निर्वाचन की हम बात करते हैं। उसके बाद में निर्वाचन के बाद में हम बात करते हैं कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है। तो राष्ट्रपति, आप बताओ, आप कमेंट करके बताओ कि राष्ट्रपति को शपथ, वीडियो को पॉज कर दो और आप उसमें कमेंट में जाकर लिखो और ये बताओ कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, ठीक है। तो राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। भारत का जो मुख्य न्यायाधीश है, हमारी सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होगा, वो दिलाएगा इसको, हमारे राष्ट्रपति को शपथ दिलाएगा, ठीक है। अगर राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र देना चाहिए, ठीक है, ये जो शपथ का प्रोविजन है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है, और ये जो शपथ दिलाएगा ये CJI दिलाएगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिलाएगा, ठीक है। और ये अगर अपना त्याग पत्र देना चाहिए तो ये त्याग पत्र किसको देंगे? वाइस प्रेसिडेंट को देंगे। किसको? वाइस प्रेसिडेंट को देंगे, उपराष्ट्रपति को देंगे। और उपराष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देना हो तो वो देंगे राष्ट्रपति को। ये एक दूसरे को त्याग पत्र देते हैं, ठीक है। इसके साथ में हम जब बात करेंगे उपराष्ट्रपति की, तो उपराष्ट्रपति के बारे में हम अलग से बात कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद में हम बात करें तो राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्ति क्या होती है, राष्ट्रपति की शक्तियां क्या होती है। तो राष्ट्रपति की जो शक्तियों की बात करें हम, तो राष्ट्रपति की पहली शक्ति तो यही होती है कि वो क्या करेगा? राष्ट्रपति की पहली शक्ति तो यही होती है कि वो मंत्रिमंडल में जितने भी काम होते हैं उनका लेखा जोखा करेगा। आर्टिकल 74 क्या कहता है? आर्टिकल 74 ये कहता है कि राष्ट्रपति की सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, ठीक है। राष्ट्रपति की सहायता के लिए मंत्रिपरिषद होगी और उसका मुखिया प्रधानमंत्री होगा। तो प्रधानमंत्री की हम अलग से बात करेंगे, पोस्ट की हम बाद में। तो जो शक्ति है, एक तो ये है कि जो संसद क्या काम कर रही है वो अकॉर्डिंग टू संविधान है या नहीं है, उसकी निगरानी रखती है। दूसरा ये कहती है हमारी जो संसद, हमारा जो इसकी शक्ति है,
जो लोकसभा है, एक तो है प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपीएससी के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है। वित्त आयोग, योजना आयोग, वित्त आयोग, योजना आयोग, इनके अध्यक्ष की नियुक्ति करता है। सभी राज्यों के जो राज्यपाल होते हैं और केंद्र शासित प्रदेश के जो क्या होते हैं, प्रशासक होते हैं, राज्यपाल होते हैं, उपराज्यपाल होते हैं, सभी की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल और प्रशासक। राज्यपाल और प्रशासक की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। कार्यकारी शक्ति उसके पास। इसके साथ में ये त्यागपत्र भी किसको देंगे? राष्ट्रपति को देंगे। ठीक है। इसके साथ में हम बात करें तो जितने भी वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है, और जो आपका ये है यूपीएससी है, यूपीएससी के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। इसके साथ में हम बात करें तो राष्ट्रपति को अगर पद से हटाना पड़े तो महाभियोग की प्रक्रिया यूज करते हैं। महाभियोग, महाभियोग क्या? इम्पीचमेंट बोलते हैं इसको, महाभियोग बोलते हैं, इम्पीचमेंट। आर्टिकल 61 में, आर्टिकल 61 के तहत, आर्टिकल 61 में तो इसकी प्रक्रिया दे रखी है, लेकिन वैसे इसको आर्टिकल 56 में दे रखा है, 56 में दे रखा है। तो इसमें क्या दे रखी है? राष्ट्रपति किससे हट सकता है? महाभियोग से हट सकता है। ठीक है। अगर राष्ट्रपति, महाभियोग क्या होता है? महाभियोग के तहत मतलब कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों क्या कर सकती है? इसको मिलकर हटा सकती है। इसके साथ में हम बात करें तो राष्ट्रपति की अगर मृत्यु हो जाए, राष्ट्रपति की अगर मृत्यु हो जाए तो उसके लिए कौन ऑप्शन में कौन सा रहेगा? ऑप्शन में उपराष्ट्रपति काम करेगा। अगर राष्ट्रपति की अचानक मृत्यु हो जाती है या स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है तो उपराष्ट्रपति उसकी जगह काम करता है। इसके साथ में हम बात करें जो राष्ट्रपति की जो शपथ है, शपथ की हम बात कर चुके हैं, हम महाभियोग की बात कर चुके हैं, हम बात कर चुके हैं जो नियुक्ति है, कार्यकारी शक्ति की बात कर चुके हैं। इसके साथ में एक आर्टिकल 72 है, 72 में आर्टिकल में इसको समाधान की शक्ति दे रखी है। समाधान मतलब कि किसी भी प्रकार का दंड है उसको क्या कर सकता है? राष्ट्रपति माफ कर सकता है और उस सजा का प्रारूप बदल सकता है। ठीक है। तो आर्टिकल 72 के तहत बदल सकता है इसको। इसके साथ में आर्टिकल 108, आर्टिकल 108 के तहत जो लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन है, संयुक्त सत्र है, इसको संबोधन करता है राष्ट्रपति। लोकसभा और राज्यसभा का नए वर्ष में और किसी भी प्रकार का कोई बिल पास नहीं हो रहा तो लोकसभा और राज्यसभा की क्या बैठेगी? दोनों की ज्वाइंट मीटिंग होगी। उसकी अध्यक्षता तो कौन करता है? लोकसभा स्पीकर। अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा स्पीकर करेगा। और इसको संबोधन कौन करेगा? वो करेगा राष्ट्रपति। ठीक है। तो ये सारी हम बात कर रहे हैं राष्ट्रपति के बारे में, और राष्ट्रपति के बारे में ये पहला वीडियो है हमारा। और दूसरा वीडियो, इसमें जितनी भी बातें वो रह गई है उनकी हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। और उम्मीद करता हूँ सभी चीजें समझ में आ गई होगी, और जो चीज समझ में नहीं आई उसकी हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। तो दोस्तों नमस्कार, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। और काफी गैप के बाद में आज हम एक नया वीडियो लेकर आए हैं। और आपको जैसा विदित है, हम जिस टॉपिक पर बात कर रहे हैं वैसा ही देश में मतलब कि माहौल चल रहा है। और प्रेजेंट भी क्या है कि हमारे जो प्रेजेंट राष्ट्रपति है उनका कार्यकाल 25 जुलाई को पूरा हो रहा है। ठीक है। 25 जुलाई का कार्यकाल पूरा हो रहा है रामनाथ कोविंद जी का। ठीक है। रामनाथ कोविंद जी का कार्यकाल पूरा हो रहा है। और हमारे देश में क्या है, नया राष्ट्रपति पद 21 जुलाई को हमारे को मिल जाएगा। ठीक है। और उसके जो नामांकन है वो भरे हुए जा रहे हैं। और इस मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे कि हमारे देश में राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है। ठीक है। और ऐसे साथ में ये भी देखेंगे कि राष्ट्रपति की क्या पावर है। वैसे मैंने पिछले 2 वीडियो में आपको बताया था कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है और उसका मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन राइट क्या है और कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ उल्लेख है उसका। देखो प्रेजेंट का जो दौर है इसमें खूब सारे न्यूज चैनल, अखबार वैसे खूब सारे इंफॉर्मेशन देते हैं, लेकिन हम आपको एकदम सिस्टमेटिक पढ़ा रहे हैं। हमने बेसिक रूप से हमने देखा था कि संविधान की परिभाषा क्या है और संविधान सभा के बारे में हमने बात की थी। इसके साथ में हमने बात की थी कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कैसे कार्य करती। उसके बाद में हमने बात की हमारे फंडामेंटल राइट के बारे में बात की, डीपीएसपी के बारे में बात की। और उसके बाद में हमने देखा था राष्ट्रपति के बारे में। तो राष्ट्रपति के बारे में 1951 से लेकर आज तक कितने राष्ट्रपति हुए उसकी लिस्ट हमने लास्ट वीडियो में बताई थी। और आज हम बताएंगे प्रेजेंट में सिनेरियो चल रहा है उसके इर्द गिर्द चलेगा अपना ये वीडियो। और हम लगातार आपका जैसे हमें समय मिलेगा वैसे हम वीडियो लेकर
आते रहेंगे। तो देखते हैं, तो राष्ट्रपति का जो नामांकन है जो प्रेजेंट में चल रहा है, जो 29 जून है उसको तक राष्ट्रपति के क्या है नामांकन भरे जाएंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रपति कौन बन सकता है। हमारे देश में राष्ट्रपति बनने के लिए क्या चाहिए, 25 ईयर तो एज चाहिए। उससे पहले वो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, 25 ईयर्स एज होनी चाहिए उसकी, और लोकसभा और राज्यसभा का जो सदस्य है ये बनने के योग्य होनी चाहिए। ठीक है, ये उसकी क्वालिफिकेशन है। इसके साथ में जो इसके मतदान है, इसकी जो वोटिंग है ये होगी 18 जुलाई को। ठीक है, 18 जुलाई 2022 को हमारी जो प्रेजेंट के जो राष्ट्रपति हैं इनकी पोस्ट के लिए, मतलब राष्ट्रपति की पोस्ट के लिए निर्वाचन होंगे 18 जुलाई को, और इसका रिजल्ट आ जाएगा 21 जुलाई को। 21 जुलाई को हमें ये डिसाइड हो जाएगा कि प्रेजेंट में जो दो उम्मीदवार है, जो एक तो एनडीए से है और ये विपक्ष से है। ठीक है, एनडीए का फुल फॉर्म है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस है। और ये क्या है, इसकी जो उम्मीदवार है ये आदिवासी महिला है, उनका नाम है द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, ये आदिवासी महिला है, इनका जो संबंध है ये बीजेपी, मतलब प्रेजेंट की जो गवर्नमेंट है इसने इसका समर्थन किया है और एनडीए की उम्मीदवार बनाया है। ये अगर ये राष्ट्रपति बनती है तो ये दूसरी महिला राष्ट्रपति होगी। हमारे देश की जो पहली महिला राष्ट्रपति है उनका नाम है प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल नाम था जो हमारे देश की पहली महिला राष्ट्रपति रही थी, और ये दूसरी राष्ट्रपति बनेगी, और ये पहली महिला होगी जो आदिवासी है जो राष्ट्रपति बनने जा रही है। मैं इतना कॉन्फिडेंस से कैसे कह रहा हूँ, लेकिन इसलिए कह रहा हूँ कॉन्फिडेंस से क्योंकि ये जो यशवंत सिन्हा है ये विपक्ष से है, और विपक्ष के पास इतने वोट नहीं है जितने एनडीए के पास वोट है। नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस जो बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है उसका इसको सपोर्ट मिलेगा। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि ये द्रौपदी मुर्मू है, इसका राष्ट्रपति बनना क्या है तय माना जा रहा है। इसके साथ में इसका कार्यकाल कितना होता है, तो राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है कितना, 5 वर्ष होता है। प्रत्येक 5 वर्ष में हमारे यहाँ एक नया राष्ट्रपति चुनकर आता है, और जो राष्ट्रपति प्रेजेंट में काम कर रहा है ये भी वापस चुनाव लड़ सकता है। मतलब ऐसे हमारे जो हमारा देश का संविधान है आर्टिकल 57 है, ये कहता है कि एक राष्ट्रपति अनेक बार क्या है, एक व्यक्ति अनेक बार राष्ट्रपति बन सकता है। यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा। इसके साथ में हम बात करें हमारा जो देश की राष्ट्रपति है इनका निर्वाचन कैसे होता है, तो यहाँ इनका निर्वाचन होता है एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा। एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा इनका क्या होता है, इनका चुनाव होता है। ये पद्धति कैसे होती है, इसमें एक तो ये है जैसे हमारे यहाँ लोकसभा में क्या ईवीएम से वोट डालते हैं ना, तो यहाँ ईवीएम से वोट नहीं डालते, यहाँ क्या है बैलेट पेपर से वोट डालते हैं। एक कैंडिडेट को वरीयता देनी पड़ती है। तो जितने कैंडिडेट हैं, जैसे मान लो 2 कैंडिडेट खड़े हुए हैं तो दोनों कैंडिडेट क्या करेंगे, ये करेंगे, इनको वरीयता दी जाएगी 1 नंबर पर कौन है या 2 नंबर पर कौन है। अगर ये 3 उम्मीदवार होंगे तो 3 नंबर पर कौन है, ऐसे वरीयता दी जाती है। और इसके निर्वाचन में कौन कौन भाग लेता है, तो इसके निर्वाचन में भाग लेता है लोकसभा के सभी मेंबर, लोकसभा के निर्वाचित मेंबर, राज्यसभा के निर्वाचित मेंबर, और सभी 28 स्टेट हैं इनकी असेंबली है उनके निर्वाचित मेंबर भाग लेंगे। और इसके साथ में दिल्ली और पांडिचेरी के क्या है, वहां की जो विधानसभा है वहां के निर्वाचित एमएलए है, इनके राष्ट्रपति के वोट में वोट देने के लिए इसके निर्वाचन में भाग लेंगे। तो इस प्रकार से हमने देखा कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में लोकसभा, राज्यसभा और सभी राज्यों की विधानसभा, दिल्ली और पांडिचेरी को मिला के क्या करते हैं, इनके राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करते हैं। इसके साथ में जो प्रेजेंट की यूटी है जम्मू और कश्मीर, वहां विधानसभा प्रेजेंट में कार्य नहीं कर रही है, इसलिए अब की बार वहां के जो एमएलए हैं वो भाग नहीं लेंगे। अगर किसी राज्य में विधानसभा डिस्ट्रॉय होती रहती ना, तब भी उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, तब भी हमारे देश में चुनाव हो सकते हैं। ठीक है, इसके साथ में हमने बात की कि हमारा जो राष्ट्रपति है, हमारे जो राष्ट्रपति है इनका वेतन कितना होता है, तो इनका एक वेतन होता है 5 लाख रुपए पर मंथ। ठीक है, 5 लाख रुपए पर मंथ का वेतन होता है। इसके साथ में कार्यकाल हमने बात की 5 वर्ष होता है, और इसके साथ में ये जो राष्ट्रपति है इनका कार्यकाल 5 वर्ष होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने देखा। इसके साथ में जो प्रेजेंट के राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद है, इनका कार्यकाल 25 जुलाई को पूरा हो रहा है। ठीक है, 25 जुलाई को पूरा हो रहा है। तो हमने जो हमारा ये राष्ट्रपति का टॉपिक था इससे रिलेटेड जो प्रेजेंट में सिचुएशन है इनकी बात की है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा,
और आगे भी हम जैसे हमारे पास समय रहेगा हम आपको अपडेट करते रहेंगे। और आप चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को बताएं। और कोई भी आपको वीडियो में कमी है तो आप इसमें, अगर ये अच्छा लग रहा है तो आप नीचे मतलब इसको हमारा हौसला बढ़ा सकते हैं। और अगर इसमें कोई भी कमी है तो आप कमेंट करके बताइए और हम इसको सुधार करने का प्रयास करेंगे। जय हिंद, नमस्कार।